नमस्कार दोस्तों, एड्यूसैट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है राग मालकोस और ये इसका दूसरा भाग रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका पिछला भाग आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कंटिन्यूटी बनाने के लिए। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी, हेड संगीत विभाग भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। और डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी ने अपने संगीत की तालीम पंडित शंकर नाथ पाटिल जी और श्रीमती विदुषी सुलोचना बृहस्पति जी से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हासिल की है। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं तानपुरा पर मिस गगनजीत कौर। ये हिंदुस्तानी और गुरमत संगीत में निपुण हैं। और तबले पर हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर जगतार सिंह। इन्होंने फजल अहमद खान साहब पंजाब घराना से तालीम हासिल की है। और इसी छोटे से एक इंट्रोडक्शन के साथ मैं इन सभी का स्वागत करना चाहूँगी। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का, जैसे कि उर्वशी ने आपको पहले ही बताया कि आज का जो विषय है वो है राग मालकोस का द्वितीय भाग। तो इससे पहले राग मालकोस का जो हमने कल प्रथम भाग लिया था, उसमें हमने राग मालकोस क्या है, राग मालकोस किस थाट से जन्मा है, राग मालकोस की क्या जाति है, राग मालकोस में कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं और राग मालकोस की प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, इसके बारे में हमने जाना था। साथ ही साथ राग मालकोस में वो विशेष स्वर संगतियाँ जो कि राग मालकोस को उसका रूप देती हैं, प्रदान करती हैं या उसको पहचानने में सहायक होती हैं, उसके बारे में हमने जाना था। तो इसी चीज़ को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम राग मालकोस को और उसकी विस्तृत जानकारी लेंगे, जिसमें कि हम, जैसा कि हम पहले भी बताते रहे हैं, कि राग मालकोस में किस प्रकार से आलाप हम अपने स्वयं बना सकते हैं या किस प्रकार से हमें अभ्यास के समय आलाप जारी करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आलाप जो है या आलापचारी जो है, उसके चार जो हैं वो स्थान है या चार, हम जिसको कहते हैं फेजेस, जिसे हम कहेंगे। तो ये जो चार फेजेस हैं, इसको हम प्रथम फेज़ या जो प्रथम चरण है उसमें हम पहले स्वाभाविक सी बात है कि षड्ज जो है हमारा, उस पर हम शुरू करते हैं और मंद्र सप्तक के स्वरों को अधिकतर लेकर हम उसको अपना आलाप करते हैं। और इस प्रथम चरण में बहुत अधिक से अधिक यदि हम चले गए तो गांधार, मध्य सप्तक के गांधार को छूकर या वहाँ से होते हुए पुनः वापस षड्ज पर आना, या अधिक से अधिक मंद्र जो है उसमें हम अपने स्वरों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आलाप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कारण ये है कि प्रथम चरण जो है, यानी वो एक बिगनिंग है, बिगनिंग ऑफ द आलाप। तो प्रथम चरण में जब हम, जैसे हम अपने शरीर को लेते हैं, तो देखिए जब हम सुबह उठते तो हम अलसाए से रहते हैं, हम इतनी स्फूर्ति नहीं होती, तो हम कोशिश करते हैं कि उस समय आवाज़ भी हमारी थोड़ी सी गंभीर मुद्रा में होती। तो हम जब राग का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, राग की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम बड़े शांत उसमें और बहुत ही खूबसूरत तरीके से करेंगे। तो एक तरफ स्थिरता, ठहराव भी नज़र आना चाहिए। और मंद्र के स्वर लेने से राग का जो राग का अपना एक राग की जो संगतियां हैं, स्वर संगतियां हैं, या राग का जो स्वरूप है वो सामने आता है और आराम से षड्ज पर बार बार हम न्यास कर सकते हैं। और इस तरह से राग की शुरुआत करने में, आलाप जो है इस प्रकार से करने में, राग जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से उसका शुभारंभ होता है। तो चलिए आज आलापचारी या आलाप के हम चारों चरणों को जानेंगे। प्रथम चरण में, जैसे मैंने आपको बताया कि मंद्र के सप्तक के स्वर, षड्ज मध्य सप्तक का और अधिक से अधिक गांधार तक हम उसका विस्तार करेंगे। एक बार फिर से हम आलाप शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि इस राग के आरोह अवरोह क्या हैं, क्योंकि ये हमें फिर से पता चल गया कि भाई कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं, तो हम उसके बाद अपना आलाप बहुत आसानी से बना सकते हैं। सा धा नी
गा मा गा सा। एक बार फिर से, द नी सा गा मा धा नी सा सा नी द मा गा मा गा सा। तो ये थे आरोह और अवरोह। अब हम इन्हीं आरोह अवरोह में प्रयुक्त होने वाले स्वरों को अपने आलापचारी के 4 चरणों में विभक्त करते हैं। तो प्रथम चरण, द नी सा सा नी सा द नी द सा। षड्ज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संवादी भी षड्ज है इस राग का। तो सा पर बार बार जब हम आलाप करते हैं मंद्र सप्तक के स्वरों को लेके, तो बहुत आराम से ठहराव, कोई बहुत जल्दी नहीं होनी चाहिए, आराम से जो है सा पर आते हैं, उस पर टिकाव होना चाहिए। और फिर उसी तरीके से हम जब स्वरों में जाते हैं तो इसको एक फील करके गाना चाहिए, लाग से लेना चाहिए। और उसको, ये म्यूज़िकल टर्म्स होती हैं, जैसे लाग से लेना या मींड से लेना। तो आपको संगीत के विद्यार्थी हैं, स्वाभाविक सी बात है कि ये सब टर्म्स आपको पता होंगी। नहीं भी पता है तो मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताती हूँ। जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर में जाते हैं, जब नीचे की तरफ आएगा सा ध, तो हम सा धा, ऐसे हमने ताप कर स्वर पे नहीं आए, सा ध, एक फ्लोट करते हुए। तो हम इसी को, हम इस तरह से जब स्वरों में जाते हैं तो हम इसको ला कहते हैं, हम कहते हैं मींड से आना। तो ये म्यूज़िकल टर्म्स जो हैं इसको आपको जानना चाहिए। तो चलिए हम ले रहे थे आलाप, सा नी सा धा, द नी द नी सा ध नी द सा नी गा सा 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 द मा द नी मा द म नी द सा म द नी द सा नी गा सा सा द ध नी द मा गा मा द नी सा। तो देखिए कैसे लाग से जा रहे, लगते हुए जा रहे हैं, यानी टप्पा नहीं खा रहे, आराम से फ्लोट करते हुए दूसरे स्वर पे, और अल्टीमेटली हम षड्ज पर आकर रुकते हैं। तो कोशिश करिए कि जब आप आलाप शुरू करते हैं तो आलाप में जितना हो सके उतना मंद्र में जाइए, ताकि आवाज़ जो है, आवाज़ की जो खराश है या आवाज़ में जो डिस्टर्बेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। और सा पर बार बार आने से नेचुरली सांस तो आपका बढ़ता ही है, उसके साथ साथ जो स्वर हैं, जब आप आगे का आलाप करेंगे या आप इवन मंद्र की तरफ जा रहे हैं तो सारे स्वर आपके पुख्ता लगेंगे, यानी बिल्कुल सही लगेंगे अपनी जगह पर। यदि सा ही सही नहीं है, स्टार्टिंग ही ठीक नहीं है, तो बाकी स्वर भी आपके कमज़ोर लगेंगे। तो कोशिश करिए डीप ब्रेथ लेके आप जो है सा को बार बार भरिए, सुर भरना जिसे कहा जाए, सा भरना, सा को लगाना। तो ये बार बार इसकी कोशिश होनी चाहिए।
सा बड़ी खूबसूरती से षड्ज से मंत्र के धैवत को आइए। सदा दनी गा सा द सा गा सा। तो देखिए, जैसे मैंने इससे पहले कि अपने लेक्चर में आपको बताया कि कौन कौन सी स्वर संगतियाँ हैं जो आपस में बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो इस राग, तो ये राग स्वर संगतियों से ही भरा हुआ है। देखिए, मौनी की संगति, ध सा धैवत षड्ज के साथ, नि गा सा। तो इस प्रकार से जब हम गाते तो बहुत सुंदर लगता है। साथ ही साथ राग की जो आइडेंटिटी, जैसे मैंने बताया कि पकड़ जो है उसका भी भाग इसमें आता है। सा द नि द म ग म द नि द म ग नि द नि द सा नि द सा। क्योंकि ऋषभ तो इसमें वर्ज्य है, ऋषभ इस राग में बिल्कुल नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम गांधार को छू के आ रहे हैं। नि गा सा म द सा नि गा सा नि सा द द नि सा। इस प्रकार प्रथम जो चरण है आलाप का, उसके स्वर हमें समझ में आते हैं। अब इसी आलाप को हम जो है आकार फॉर्म में लें, या हम इसको शब्दों के को डालकर इस आलाप को लें, तो शब्दों के साथ लेंगे तो बोल आलाप हो जाएगा, और यदि आकार में लेंगे तो आकार में इसका आलाप जो है अब देखिए, आकार में भी मुंह का जो खुलना है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि चेहरे को बुरा भी ना लगे, चेहरा बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, और मुंह का जितना हम नॉर्मल उसमें बोलते हैं उतना ही मुंह खुलना चाहिए। इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यदि हम मुंह पूरा नहीं खोलेंगे तो पूरी साउंड, पूरी आवाज़ हमारी बाहर नहीं आएगी। तो वॉइस को पूरा प्रॉपरली निकालने के लिए मुंह का कितना खुलना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सहज भाव से आपकी जो आवाज़ है वो बाहर निकल रही है। तो ये तो था इसका प्रथम चरण। आप चाहें तो उसमें शब्दों के बोल भी लगा सकते हैं और उस प्रकार से आप आलाप कर सकते हैं। अब हम लेते हैं द्वितीय चरण, यानी स्वरों का विस्तार दूसरे चरण में कहाँ तक होगा। ध नि सा ध सा नि गा सा सा
ग म ग म ग सा सा ध नि सा ग म सा ग ग म सा म ध नि सा म ग ग म ग सा। तो आप जब इस आलाप को गाते हैं तो आप हमेशा देखिए कि एक सुर जो है वो दूसरे सुर से कहीं जुड़ता हुआ चला जा रहा है। सा ग म ग सा इस प्रकार से नहीं गाया जा रहा है। सा ग म ग म ग सा नि सा ध नि सा ग म ध नि सा सा ग ग म सा ग म ध ग ग म। कभी कभी धैवत को थोड़ा सा टच करते हुए आ रहे हैं, या एक ब्यूटी के लिए उसको सिर्फ उसका थोड़ा सा अंश दिखाना है। सा ग म ध ग ग म ग सा सा ध ग म ध नि सा ध नि सा म सा म ध ग नि सा ग म म ग ग म ध म ग म ग ध म ग म ग सा नि सा ध ध नि सा। तो ये दूसरा चरण जो है आलापचारी का वो है। आप चाहे इसको आकार में गा सकते हैं, जैसे मैंने पहला चरण जो था वो आकार में किया। अब इसमें हम देखते हैं यदि हम शब्द या बोल लगाते हैं किसी भी बंदिश के तो क्या बनकर आता है। देखिए स्वर किस प्रकार से गुथे हुए हैं। इस प्रकार दूसरे चरण का आलाप हमने षड्ज पर संपन्न किया। तो देखिए किस प्रकार से आप इस राग को गाते हैं, तो इस राग के जो स्वर आपस में ही इस प्रकार से गुंथे हुए हैं, कहीं स्वर संगति के रूप में, कहीं उसका जिस प्रकार का चलन है सुनने में भी अच्छा लगता है, जो गाता है या जो बजा रहा है इंस्ट्रूमेंट उसको भी बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मनमोहक शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया। और कहीं पर आप देखिए
शांत भाव है, कोई जल्दीबाजी नहीं है और गंभीरता भी है। तो माधुर्य तो अलग बात है, माधुर्य तो है ही, लेकिन शांत भाव और गंभीरता ये इसमें बिल्कुल इस तरह से ओतप्रोत है कि आप स्वरों को गाइए, चाहे आप शब्दों को नहीं भी गाइए, स्वरों के आलापचारी आप करिए, घंटों उसको गा सकते हैं और पूरे एंजॉयमेंट के साथ। चलिए अब हम लेते हैं इसका तीसरा चरण, यानी तीसरा चरण में इसका जो इसकी आलापचारी है वो मध्य सप्तक के निषाद तक और थोड़ा बहुत तार सप्तक के षड्ज को लेते हुए इसकी आलापचारी की जाएगी। सा ग म ग म द द म ग म ग द म ग म द नि द म सा ग म सा ग म द नि द म ग म ग सा सा ग द नि सा ग म ग म द द म ग म द नि नि सा ग म ग म द नि द म नि द म म द म नि म सा नि द म। तो आप सोच रहे होंगे कि बार बार मेरा जो आलाप है तृतीय चरण का ये मध्यम पर आकर टिक रहा है। जाहिर सी बात है, मध्यम वादी है तो बार बार मध्यम पर न्यास होना तो ज़रूरी है। और क्योंकि एक तरह से मध्यम जो स्वर है वो हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो स्केल है या जो उसका सप्तक है उसका मध्य भाग है, बिटवीन, बिल्कुल सेंट्रल जो न्यूक्लियस है। तो आप जब उसमें टिकाव रख के या उस पर न्यास करके अपना आलाप गाएंगे तो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बाकी आपके जो स्वर हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगेंगे और आपको गाने में भी आनंद आएगा। जिसे हम कहते हैं कि कच्चा स्वर नहीं लगता, यानी थोड़ा सा भी अंतर नहीं, केशाग्र अंतर भी नहीं होगा, बिल्कुल सही स्वर अपनी जगह पर लगेगा। तो इसीलिए मध्यम पर, और मध्यम क्योंकि मालकोस राग का प्राण है इसीलिए बार बार इस पर आते हैं, बार बार मध्यम के साथ जो अन्य स्वरों की जो संगति है उसको लेते हैं। और सा पर क्योंकि तार सप्तक का सा है और मध्य जो तृतीय चरण का आलाप है, जब राग का विस्तार करते हैं बंदिशों में तो उस प्रकार वहाँ पर जो बंदिश जब गा लेते हैं उसके बाद इन आलापचारी को करते समय इस तृतीय चरण का प्रयोग करते हैं। तो वो भी हमने ध्यान में रखना है। तो एक बैलेंस बनाते हुए हमने इसको गाना है। ग म द द म नि द म ग म ग नि द म सा ग म द ग म द नि नि द म म नि नि द ध नि सा सा द ग म नि द ध नि द सा ग म द नि सा द म ग म द नि द सा नि द म सा ग म ग सा द नि सा ग म ग सा। तो ये तीसरे चरण में इस प्रकार से आलापचारी की जाएगी। एक और बात ध्यान देने लायक है कि जब हमने देखा जब हम प्रथम चरण का आलाप कर रहे थे तो उस समय हम मंद्र सप्तक के स्वरों को बहुत प्रयोग कर रहे थे। द्वितीय चरण के आलाप में भी हमने मंद्र सप्तक के स्वरों पर गए। तृतीय चरण में हम बहुत कम मंद्र सप्तक के स्वरों का प्रयोग करें क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोसीड कर चुके हैं, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है।
तो हम स्टार्टिंग पॉइंट या पीछे की जो चीज़ें हैं उसको हम उतना ध्यान नहीं देंगे, हम आगे प्रोसीड करेंगे ताकि हमारे आगे के स्वर जो हैं वो एकदम सही लगे। लेकिन जब आलाप ख़त्म करते हैं तो वो सा पर आकर इसको समाप्त किया जाता है। तो आकार में इसको लें तो तो सा पर आराम से हम न्यास कर सकते हैं। फिर हम वापस मध्य सप्तक के स्वरों में आएंगे। अभी तार में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी चौथा चरण भी आलाप का जो है वो अभी बाकी है। तो तार सप्तक के यात्रा भी इतनी अधिक नहीं शुरू करनी जितना कि हमें तार सप्तक के सा पर हमें ठहराव दिखाना है। ये तो था तीसरा चरण। अब हम चौथे चरण यानी अंतिम चरण की आलापचारी पर ध्यान देते हैं। अंतिम चरण में तार सप्तक के सा पर खूब अधिक ठहराव और तार सप्तक के ही स्वरों का प्रयोग इसमें होना चाहिए। पर ये ध्यान देना चाहिए कि जिन स्वरों का प्रयोग हम इस राग में करते हैं, जितने अनुपात में, जिस संगति में, जिस स्वरगुच्छ के साथ किया जाता है, उसी के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि हम तार सप्तक में गए और हम किसी भी स्वर पर खड़े हो गए, राग जो है फिर बिगड़ जाता है, राग बेराग हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि जो राग का जो नियम है, राग का जो डिसिप्लिन है, उसको लेते हुए, उसको कायम करते हुए हम तार सप्तक पे जाएंगे। और चौथे चरण की जो आलापचारी है वो ऑब्वियसली कि तार सप्तक के स्वरों को लेकर अधिक है। अब जब हम तार सप्तक के स्वरों को ले रहे हैं या हम चौथे चरण की आलापचारी कर रहे हैं, उस समय मंद्र सप्तक के स्वरों को ना के बराबर लिया जाता है। अलावा इसके कि हम आलाप जब अपना सारा विस्तार करने का जब हम संपन्न कर रहे हैं तो उस समय शायद हम सा पर आ सकते हैं। यदि हम अंतरे में विस्तार कर रहे हैं तो हमारा आलाप जो है वो तार सप्तक के षड्ज पर भी खत्म हो सकता है या मध्य सप्तक के मध्यम पर भी खत्म हो सकता है। तो इस प्रकार से ये चौथा चरण। अब चलते हैं चौथे चरण की तरफ। ग म धा दा म ग म धा नी सा ध नी द सा पर बहुत अधिक रुकिए। सा नी गा सा नी सा ध नी सा गा सा नी सा ध ग म ध नी सा। तो देखिए सा पर आराम से खूब डीप ब्रेथ लीजिए। लंबी सांस के बाद जब आप स्वर पर किसी पर टिकाव देते हैं तो आपकी आवाज़ धीरे 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 वहाँ पर स्टेबल होनी शुरू हो जाती है। तो कंपन, जो एक अजीब सा कंपन आवाज़ में होता है, वो भी जाने लगता है। पर आपका रियाज जितना आप करेंगे उस पर डिपेंड करता है। ये अलग बात है कि कभी मौसम की वजह से या कभी आप एसी में अधिक बैठे हो या कुछ खाने में कुछ गड़बड़ है तो उसकी वजह से स्वाभाविक सा एक नेचर है कि गला थोड़ा गड़बड़ करेगा। उसको हम नकारते हुए यदि हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम तार सप्तक के स्वरों को जब भी लेंगे हम डीप ब्रेथ के साथ खूब सांस भरिए और फिर तार सप्तक के सा पर रुकिए। देखिए कितना मज़ा आता है। ग म धा नी सा
धनी नी द म ग म नि द ध सा ग म ध नि सा नि सा नि ग सा सा ग म ग सा नि सा ध ध नि सा ग म ग सा नि ग सा नि सा ध म नि ध सा नि ग सा सा ध ग म ध नि सा। अब इस प्रकार से सा पर खूब देर तक आपने रुकना है। और इस चौथे चरण के आलाप को आप कहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं? क्या आप उसको किसी बंदिश में प्रयोग कर रहे हैं? बंदिश में विलंबित बंदिश है तो उसके अंतरे में आप गा रहे हैं उसको, या आप द्रुत ख्याल की बंदिश में कर रहे हैं, तो उसमें भी अलग अलग तरीके से उसको प्रयोग होना है। क्योंकि विलंबित में यदि हम गाते तो हमारा नॉर्मली जो हमारा आलाप है वो तार सप्तक के सा पर ही ख़त्म होता है। जबकि हम यदि द्रुत बंदिश गा रहे हैं उसमें तो हम ये देखेंगे कि हम बहुत लंबे चौड़े आलाप न करके आलाप इस प्रकार से करें कि वो खूबसूरत लगे, और उस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हम तार सप्तक के स्वरों में भी घूम कर आते हैं। तो ये थोड़ा जब आपको उसके उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस प्रकार से हम चौथे चरण के आलाप में अपना अभ्यास हम कर सकते हैं। और चाहें तो इसमें शब्दों को लगा सकते हैं। माला गुंद लावो रे माला, माला तो आप जो लाग है, जिस प्रकार से स्वरों की सरसंगति है, उसको लेते हुए भी इस राग में आलापचारी करेंगे तो आपको खुद भी बहुत मज़ा आएगा। राग भी आपका स्ट्रॉन्ग उसकी प्रैक्टिस होगी, राग भी आपका रचेगा, और साथ ही साथ जो आपको सुनने वाला है उसको भी आनंद आएगा। तो इस प्रकार से आप जो है आलाप राग मालकौंस के जो है आप आराम से बना सकते हैं। अब उस आलाप को प्रैक्टिस तो आपने करनी है, आप जितना उसका अभ्यास करेंगे उतना आपका स्वर निखरता जाएगा, उतना सच्चा स्वर लगेगा। घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो आवाज़ में थोड़ी सी लरज या थोड़ी सी कंपन या थोड़ा सा गले का बैठना, ये सब चीज़ें स्वाभाविक हैं, खराश हो सकती है। इसको आप ध्यान न दीजिए और अपने अभ्यास को जारी रखिए। जब आप अभ्यास कर रहे हों तो मंद्र सप्तक में इस राग का बार बार इस राग का अभ्यास करिए, ताकि आपका तार सप्तक जो है वो मजबूत हो सके। जितना मंत्र में जाएंगे गले को बिल्कुल स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, आपकी आवाज़ को स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और आवाज़ साफ़ होती जाएगी, गले की खराश भी क्लियर होती जाएगी। चलिए, इस राग में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पारंपरिक प्रचलित बंदिश है, कोयलिया बोले अम्बुआ की डार पर, और ये बंदिश तीन ताल में निबद्ध है। इस बंदिश में देखिए हम गाते हैं, थोड़ा सा आलाप जारी करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि द्रुत ख्याल में आलाप करते हैं तो वहाँ पर क्योंकि विलंबित ख्याल स्लो होता है, बड़ा होता है, उसमें आवर्तन भी जो है काफ़ी लंबे उसके बाद आते हैं, काफ़ी एक आवर्तन से दूसरा आवर्तन शुरू करने में एक लंबा टाइम पीरियड लगता है, क्योंकि स्लो है, आलापचारी भी स्लो होती है। तो इसलिए वहाँ पर स्कोप ज़्यादा होता है कि हम स्टेप वाइज इसका जो है आलाप का प्रयोग करें और राग का बढ़त या विस्तार कर सकें। लेकिन जब छोटा ख्याल गाते हैं तो उसको गाते में हमें ये देखना होता है कि राग में जो ख्याल है उसकी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए ही हमने आलाप करना है। इस बंदिश को प्रस्तुत करते हैं, बोल हैं कोयलिया बोले अम्बुआ की डाल पर। इसका सम कहाँ पर है? कोयलिया बोले अम्बुआ। अब इस वा शब्द पर, वा जो अक्षर है, इस पर इसका सम है। कोयलिया बोले अम्बुआ की डार पर, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर,
बसंत को देता संदेशवा, ऋतु बसंत को देता संदेशवा, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर, नवकलियन पर गूंजत भंवरा, नवकलियन पर गूंजत भंवरा, उन्हीं के संग करत रंगरलिया, उन्हीं के संग करत रंगरलिया, वायु बसंत को देता संदेशवा, वायु बसंत को देता संदेशवा, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर। अब देखिए, इस बंदिश में हम एक आध आला प्रस्तुत करते हैं और फिर हम ताल पर आते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर, अम्बुआ डार पर, कोयलिया बोले बोले अम्बुआ डार पर, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर, कोयलिया। देखिए, मंत्र के भी थोड़े स्वर लिए और आगे भी चलते चले गए। डार पर, डार पर बोले कोयलिया, बोले डार, डार पर बोले कोयलिया, कोयलिया, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर, कोयलिया बोले अम्बुआ। अब शब्द को हमने, क्योंकि इस बोल के, इस बंदिश के शब्दों को लेके हमने आलाप बनाया है, तो आप उसको ये ध्यान रखें कि शब्दों का एक अर्थ होता है, यानी साहित्य पक्ष को नकारना नहीं चाहिए। जो मैं समझती कि साहित्य भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, रस की निष्पत्ति जो होती है वो दुगनी हो जाती है। अब हम यदि इसको इस प्रकार से गाते हैं, अब ये डा क्या चीज़ है? डार पर का डा तो हमने बोल दिया, लेकिन हमें उसका वो उतना आनंद नहीं आया, हम सिर्फ आलाप में आकार में करते चले गए। देखिए, शब्दों को डालेंगे तो आप देखिए उसका भाव ही कुछ और बनता है। कैसे? कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर, डार पर, कोयलिया बोले अम्बुआ, अम्बुआ डार पर, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर। तो पूरा उसका अर्थ जो है, चाहे बहुत अधिक शब्द ना ले, एक दो शब्द लेकर भी आलापचारी की जा सकती है। और द्रुत ख्याल में गाते ध्यान देना चाहिए कि राग की जो या बंदिश की खूबसूरती जो है, उसका जो आनंद है वो हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। भाव की अभिव्यक्ति, हम क्या कहना चाहते हैं कि कोयल जो है वो अम्बुआ की, आम के पेड़ के जो डाल है उस पर बोल रही है। ऋतु बसंत को देत संदेशवा, क्या बोल रही कि बसंत ऋतु आ गई है, उसका संदेश हमें दे रही है। तो एक आप साहित्य को समझते हुए भी जब आप गाएंगे तो आपके भाव जो हैं वो और अधिक खूबसूरत तरीके से व्यक्त होंगे।
कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर, ऋतु बसंत को देता संदेशवा, ऋतु बसंत को देता संदेशवा, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर, कोयलिया बोले अम्बु, कोयलिया बोले अम्बु, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर। तो जो आलापचारी मैंने आपको अभी तक बताई, उसका जो प्रैक्टिकल यूज़, जो मैं कहूँ इंग्लिश में वर्ड, या उसको हमने क्रियात्मक, उसका जो वास्तविक, उसका जो हमने यूज़ किया है, उसका जो प्रयोग किया है, उससे बंदिश की खूबसूरती तो बढ़ती ही बढ़ती है और आपको भी बहुत अधिक आनंद आता है। तो द्रुत ख्याल में इस प्रकार की आलापचारी होगी। यदि हम विलंबित ख्याल लेते हैं तो हम विलंबित ख्याल में, सपोज़ हमने यही एक शब्द लिए, कोयलिया बोले अम्बुआ, तो हम यदि इसको गाते हैं, अभी मैं तबले के साथ नहीं गाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। जैसे कोयलिया दो दिन दिन दिन, सपोज मैंने ये एक लय ली है, हालांकि ये बंदिश इस लय में नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ। इस प्रकार से स्लो चलता है विलंबित ख्याल, तो विलंबित ख्याल का आलाप भी डेफिनेटली स्लो ही होगा। तो जब इस तरह का आलाप लेते हैं तो उसमें आलापचारी कैसे होगी? कोयलिया बोले बोले कोयलिया बोले। आपके पास इतना इनफ स्पेस है कि आप आराम से धीरे धीरे एक एक स्वर को बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे स्टेप वाइज आप अपने आलाप का विस्तार कर सकते हैं। पर ये सिर्फ विलंबित ख्याल में ही आपका प्रयोग किया जा सकता है। द्रुत ख्याल में, क्योंकि द्रुत ख्याल बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं गाए जाते, बहुत हो गया तो 7 मिनट, 10 मिनट या 12 मिनट तक गा सकते हैं, कभी कभी 15 मिनट भी हो सकता है। तो इस प्रकार से द्रुत ख्यालों में इतना विलंबित रूप में आलापचारी करने का स्कोप नहीं होता या नहीं करना चाहिए। एक्सेप्शनल जो है वो अलग बात है कि यदि हमें कभी कहा जाए कि आधा घंटा सिर्फ आपने द्रुत ख्याल ही गाना है तो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन साधारण तौर पे इतने ही समय तक जो है वो द्रुत ख्याल गाया जाता है। तो अब आपको मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राग मालकोस में किस प्रकार से आलाप किया जाता है, किस प्रकार से कौन से स्वर में कितना टिकाव होगा। स्वर संगतियाँ मैंने आपको कल भी बताई थी और आज भी बता रही हूँ। तो इन स्वर संगतियों का विशेष ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि मध्यम और षड्ज जो इसके वादी और संवादी हैं उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि वादी और संवादी जो राजा और मंत्री का उनको पद दिया गया है, तो उस प्रकार से आलाप में कितना रुकना है, कहाँ तक रुकना है, कहाँ तक जाना है, किस इन स्वरों पे कितना न्यास करना है, वो सब ध्यान में देना चाहिए। तो राग मालकोस देखिए हम गा रहे हैं, लेकिन हमें गाते गाते भी एक उसका उसकी मधुरता जो है वो हमारे हृदय में जो है अंकित हो जाती है। अब देखिए राग मालकोस में भी अलग अलग जो है स्वरूप में बंदिशें हैं। जैसे ये बंदिश बसंत का वो करती है, एक बंदिश और है जिसमें कि दो बंदिशें मैंने कल आपको बताई। एक तो लक्षण गीत था, इसमें राग मालकोस का ही वर्णन किया गया था, एक सरगम गीत था। एक और भाव है जहाँ पर कि नायिका जो है वो नायक से लड़ने के बाद, यानी उस आपस में मनमुटाव होने के बाद जो है वो पछता रही है कि मैंने क्यों लड़ाई की या मैंने क्यों
जो है मुसीबत मोल ली, तो वो अपनी इस फील को भी जो है कहीं पर विरह के भाव के साथ जो है उसको किस प्रकार से देती है। दूसरी बंदिश में देखते हैं। पिया संग लर पछतानी मैं, पिया संग लर पछतानी मैं, देखो ऐसी मद की मैं, देखो ऐसी मद की मैं, पिया संग लर पछतानी मैं, पिया संग लर पछतानी मैं, देखो ऐसी मद की मैं, देखो ऐसी मद की मैं, पिया संग लर पछतानी उन बिन मैं का कल न परत है, उन बिन मैं का कल न परत है, यूं ही रहना बिहानी, यूं ही रहना बिहानी, तरफ तरफ में मैं रही सेज पर, जैसे मीना बिना पानी, पिया संग लर पछतानी मैं, पिया संग लर पछ, पिया संग लर पछ, पिया संग लर पछतानी। तो यहाँ देखिए भाव बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मंद्र सप्तक के स्वरों का, मध्य सप्तक के स्वरों का प्रयोग किया और तार सप्तक के स्वरों का भी प्रयोग किया गया। अंतरे में हम तार सप्तक जाते हैं। भाव देखिए बिल्कुल विपरीत है। वहाँ कहाँ पर थोड़ा खुशी का और बसंत का वर्णन था, ऋतु का वर्णन था, और उसमें जिस प्रकार से खुशी और उल्लास जो भाव है वो सामने था। अब इस बंदिश में भाव जो है वो विरह का है। तो देखिए कि किस प्रकार से अलग अलग भावों की भी अभिव्यक्ति करता है ये राग, इस राग के स्वर। अब देखिए जैसे कल मैंने आपको एक गीत बताया था, मन तरपत हरे दर सन को आज, यहाँ पर भक्ति भाव है। तरपत हरे दर सन को आज, तो ये देखिए पूरा आध्यात्मिक भाव जो है वो यहाँ पर आता है। और इसी तरह से दूसरा एक एग्जाम्पल जो मैं आज सुबह सोच रही थी आने से पहले कि और कौन सा आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया सकता है। देखिए इस पर श्रृंगार बिल्कुल अलग जो है एक गीत मुझे ध्यान में, हालांकि पूरा मुझे नहीं आता लेकिन कोशिश करते हैं। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। तो इस बंदिश में भी, मैं तो बंदिश ही कहूँगी क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत के बारे में बता रही हूँ, लेकिन जो ये गीत है जो बहुत खूबसूरत फिल्म नवरंग से लिया गया है, इसको, इस गीत में पूरा राग मालकोस है। और मुझे ये जब गीत गाया जाता है तो साथ ही साथ इसमें एक विशेष प्रकार की शहनाई बजी है जो कि बिल्कुल राग मालकोस का जो तार सप्तक का गांधार से जब मध्यम पर आते हैं षड्ज को लेते हुए, तो बहुत खूबसूरत उसका बहुत ही सुंदर भाव जो है राग मालकोस का सामने आता है। तो ये कुछ उदाहरणों के साथ मैंने आपको राग मालकोस के बारे में बताया, ये भी समझाया कि राग मालकोस में आलापचारी किस प्रकार की जाती है। राग मालकोस की आलापचारी करते समय हमने चारों चरणों में यदि आलापचारी करनी है तो वो कैसे करनी है, और साथ ही साथ विलंबित और द्रुत लय में, द्रुत बंदिशें जो हैं उसमें आलाप करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो हमें ख़ास तौर पे इस लेक्चर के द्वारा
मैं समझती हूँ आपको स्पष्ट हो गया होगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगी जो कि मुझे मेरे गुरु से ये तालीम मिली है, श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी उन्होंने और पंडित शंकरनाथ पाटिल जी ने, इन्होंने ये मुझे ख़ास तौर पे ये बताया कि जब हम आलाप ले रहे हैं तो आलाप लेते वक्त मुख मुद्रा कभी बिगाड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक दोष है। जब हम कह रहे हैं आधा, तो आ बोल रहे हैं आधा, ऐसे करके नहीं गाना चाहिए। सुनने में भी अच्छा लगेगा। आप यदि कह रहे हैं आजा, आधा, या आप कह रहे हैं कि बोले अम्बुआ, तो यदि हम कहेंगे बोले अम्बू, अब ये ऐसे हम आलाप कर रहे हैं यदि शब्दों को लेके तो बहुत अजीब सा साउंड करता है। यदि हम उसको ऐसे कहें अम्बुआ की डार पर, डार पर, तो आप देखिए आलाप करना भी सहज है और आपकी कोई भाव भंगिमा चेहरे की बिगड़ नहीं रही है, और जो शब्द आप बताना चाह रहे हैं श्रोताओं को वो शब्द भी एकदम क्लियर आ रहा है। तो ये चीज़ जो है इसका ध्यान विशेष तौर पे आप दीजिए, क्योंकि सिर्फ संगीत के विद्यार्थी होने का मतलब ये नहीं है, ख़ास तौर पे शास्त्रीय संगीत के, कि हम अपने हाथ पाँव को फेंकते हुए या चेहरे को बिगाड़ते हुए या इस प्रकार का भाव दिखाएं कि ऐसा लगे कि कोई आपको तकलीफ़ है भीतर से, उस प्रकार से आप गा रहे हैं, या आप आलाप लेते हुए, तान लेते हुए अपने जबड़े को यानी इस पोर्शन को हिलाए, या आपके चेहरे का कोई पोर्शन स्ट्रेस्ड लग रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे आपकी आवाज़ जो है वो ख़राब हो सकती है। तो आवाज़ को भी बचाइए और आलाप को भी बचाइए, और साथ ही साथ राग को भी बचाइए, और खूबसूरत तरीके से रियाज़ करिए, राग मालकोस को गाइए और उसका पूरा आनंद उठाइए। तो मैं समझती हूँ आज के इस लेक्चर से आपको राग मालकोस का जो द्वितीय भाग हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और जैसे कि मैम ने बताया ये हमारा द्वितीय भाग था, कल तृतीय रहेगा, तो आप ज़रूर देखिएगा, और इसकी रिकॉर्डिंग आप YouTube पर भी देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं इन हमारे तीनों गेस्ट्स का धन्यवाद करना चाहूँगी। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।